अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। नाउ वी सी व्हाट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element with their relative abundance। मीन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। मीटर का मतलब ही मेजरमेंट होता है। मेजर करने के लिए एग्जैक्ट मैसेज को, किसके एग्जैक्ट मैसेज को, किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज और उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। नो वी सी व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के प्रिंसिपल के अंदर जो पहली चीज़ है, दिस इज़ वोलेटिलाइजेशन। मीन्स हम वोलेटिलाइज करते हैं, वेपराइज करते हैं। किस चीज़ को वेपराइज करते हैं, किस चीज़ को वोलेटिलाइज करते हैं? वो सैंपल जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसे वोलेटिलाइज करते हैं, मीन्स उसे वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उन वेपर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड कराते हैं, जिसके नतीजे में वो गैसियस सैंपल आयोनाइज हो जाता है, मीन्स अपने पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम उन गैसियस पॉजिटिव आयंस को उनके मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद हम एक ग्राफ प्लाट करते हैं जो कि होता है जहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे या तो मैस नंबर लेते हैं या फिर मैस टू चार्ज रेशो लेते हैं, जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं, तो हम एक ग्राफ प्लाट करते हैं, इसे हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक टेक्निक है जिसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है, और उसका प्रिंसिपल ये है कि आप गैसियस पॉजिटिव आयंस को उनके मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे सेपरेट करते हैं। अब मीन्स आपको गैसियस पॉजिटिव आयंस पहले बनाने पड़ेंगे, तो गैसियस फेज में किसी भी सैंपल को कन्वर्ट करने के लिए वोलेटिलाइज कराया जाता है, उसके बाद उसे आयोनाइज कराया जाता है ताकि हम उसके पॉजिटिव आयंस ऑब्टेन कर सकें, और फिर उन्हें मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे सेपरेट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द इंस्ट्रूमेंट। हम इस इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नियॉन गैस का सैंपल मौजूद है, जिससे मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है इस इनलेट के थ्रू। उसके बाद ये सैंपल जब यहाँ से पास होता है, क्योंकि नियॉन पहले ही गैस फेज में है तो इसलिए उसे वोलेटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे यहाँ से पहले पोर्शन से गुजारा जाता है इस गैस को। ये जो पोर्शन जिसे हाईलाइट किया जा रहा है, जिसे कर्सर जो है वो मूव कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये आपके पास आयोनाइजेशन चैम्बर है। आयोनाइजेशन चैम्बर किस चीज़ का बना हुआ है? एक तो इसके अंदर ये हीटेड फिलामेंट मौजूद है, दूसरा इसके अंदर क्योंकि हीटेड फिलामेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके अपोजिटली मस्ट पॉजिटिव प्लेट भी होनी चाहिए थी, तो ये पॉजिटिव प्लेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। अब इस हीटेड फिलामेंट से जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, जिसे इन लाइंस को हमने बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम है। ये इलेक्ट्रॉन बीम आयोनाइज करती है एक्चुअली आने वाली नियॉन गैस के सैंपल को, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसे आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। उसके बाद यहाँ से क्योंकि आयोनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, हमारा कंसर्न किससे है? पॉजिटिव आयंस के साथ, क्योंकि मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे पॉजिटिव आयंस की सेपरेशन की जाती है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसी पॉजिटिव प्लेट पे गिर जाएंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो इस नेगेटिव ग्रिड में से पास होके आगे चले जाएंगे। अब इस नेगेटिव ग्रिड का काम क्या था? उन पॉजिटिव आयंस को खींचना, आगे की तरफ मूव कराना। उसके बाद आगे आपको दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, दो सिमिलर प्लेट्स, देखने में बिल्कुल एक जैसी प्लेट्स हैं, और दोनों परफोरेटेड प्लेट्स हैं, और इनके दरमियान से एक बीम सी गुजर रही है। एक्चुअली ये बीम किस चीज़ की है? ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स हैं, मीन्स वो प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही हैं। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और इसके अंदर जो नेगेटिव प्लेट है इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 500 से 2000 वोल्ट्स तक है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान।
अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो नेगेटिव प्लेट है वो उन पॉजिटिव आयंस को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, और वो पॉजिटिव आयंस इन सुराखों में से, इन परफोरेशंस में से, इन होल्स में से गुजरते हैं और आगे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बीम। उससे आगे हमारे पास ये दोनों ड्रम शेप्ड दो प्लेट्स मज़ीद मौजूद हैं, ऊपर और नीचे। ये कौन सी प्लेट्स हैं? एक्चुअली दीज आर मैग्नेटिक प्लेट्स। नॉर्थ और साउथ पोल जैसे हमारे पास मैग्नेट के होते हैं, ये हमारे पास दोनों मैग्नेट की प्लेट्स हैं। मैग्नेट के दो पोल्स मौजूद हैं। मैग्नेट को आप यहाँ पे एनालाइज़र भी कह रहे हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेट कैसे एनालाइज़र है, लेकिन उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बीम, ये पॉजिटिव आयंस की बीम जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरती है तो मैग्नेटिक फील्ड में ये बेंड हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। डिफ्लेक्शन के नतीजे में हमारे पास 3 बीम्स बन गई। एक तो डिफ्लेक्शन हुई, दूसरा सेपरेशन हुई। किस बेस पे सेपरेशन हुई? ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो। यहाँ पे आप देखें 3 बीम्स बनी है और एक के एंड पे मास 20 है, एक पे 21 है और एक पे 22 है। इसका मतलब है कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज पे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये पढ़ा कि ये आइसोटोप्स को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। तो उसने नियॉन के तीनों आइसोटोप्स को सेपरेट कर दिया, 20, 21, 22। और वो तीनों आइसोटोप्स के जो ग्रुप्स हैं वो इस आयन कलेक्टर के ऊपर गिर गए, और इसे हम आयन कलेक्टर या डिटेक्टर भी कहते हैं। उसके साथ एक इवैक्यूएटेड ग्लास एनवेलप भी लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है? वो है टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ा जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में एक पुरानी फॉर्म थी, एक जो ओल्ड फॉर्म थी वो था ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, और उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म आई वो है डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिज़ाइन किया गया था ताकि वो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करे किसी भी एलिमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि अगर उनके मास नंबर डिफरेंट हैं तो वो आइसोटोप सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। उसके बाद डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिज़ाइन किया गया था ताकि वो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करे किसी भी एलिमेंट के, लेकिन स्टिल अगर वो सब्सटेंस, वो सैंपल आपके पास सॉलिड स्टेट में मौजूद है तो उसे भी एनालाइज कर सकता था डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। द नेक्स्ट वन थिंग इज़ द पार्ट्स ऑफ मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। हमने पीछे पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर था, उसके बाद डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर था, और उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्म है जो कि मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है वेपराइजेशन चैम्बर, उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर। द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम एक्सेलरेटिंग प्लेट्स भी कहते हैं और कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ई उन पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है जो दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर का मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का नाम ही उसने रख दिया डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन किस लिए? क्योंकि ये डिफ्लेक्ट कर देता है, पाथ को चेंज कर देता है, उन गैशियस पॉजिटिव आयंस के पाथ को डिफ्लेक्ट कर दिया इसने। उसके बाद अगला पार्ट है आयन कलेक्टर, उसे हम डिटेक्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, डिटेक्टिंग प्लेट भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एम्पलीफायर, जो कि आयन कलेक्टर, एक्चुअली आयन कलेक्टर के ऊपर जब आयंस गिरते हैं तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर लगा होता है। किसके अंदर? मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्डर। अब इन पार्ट्स को अलग अलग कलर से हाईलाइट क्यों किया हुआ है? एक्चुअली जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं, वेपराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आयन कलेक्टर, ये तो डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर भी मौजूद थे। लेकिन जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर, ये 7 के 7 पार्ट्स मॉडर्न में मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि हम जो ओल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर था पहले उसके इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम मॉडर्न की तरफ आएंगे, क्योंकि पहले जो 5 पार्ट्स होते हैं उनकी वर्किंग डेम्पस्टर्स के अंदर भी वैसी ही है जैसी मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर है। तो हम डेम्पस्टर से स्टार्ट करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम स्टेजेस को पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शंस को पढ़ेंगे। किन स्टेजेस की हम बात करते हैं? सबसे पहले वेपराइजेशन चैम्बर, मींस वो स्टेज जिसमें से हमारा सैंपल गुजर रहा है, वो कौन सी स्टेज है? वो एक वेपराइजेशन चैम्बर है। द नेक्स्ट पोर्शन
जहाँ से वेपोराइज हुआ हुआ सैंपल गुजरता है वो आयोनाइजेशन चैम्बर है। उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर से आयोनाइज होने के बाद गैशियस पॉजिटिव आयंस जिस फील्ड से गुजरते हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके बाद हमारे पास आयन कलेक्टर होता है जिस पे आयंस आके कलेक्ट हो गए। क्योंकि आपको पिक्चर भी एक्चुअली पीछे नैपस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर की दिखाई गई है, उसमें कोई रिकॉर्डर नहीं था, कोई एम्पलीफायर नहीं था, वो पुरानी पिक्चर थी और उसी के अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्टली हम वेपराइजेशन चैम्बर का फंक्शन देखते हैं। वेपराइजेशन चैम्बर क्या करता है, आपके सैंपल को वेपराइज कर देता है और उसके साथ साथ यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लगा होता है जो सैंपल का वेपर प्रेशर लो कर देता है ताकि अगले स्टेप में आयोनाइजेशन इजी हो सके। और वेपर प्रेशर कितना कम किया जाता है इसकी एक रेंज है, दिस इज़ 10⁻⁻6 टू 10⁻⁷ टॉर। उसके बाद ये जो लोअर्ड वेपर प्रेशर होता है, हमारे पास जो वेपर्स मौजूद होते हैं उनका कम हुआ हुआ वेपर प्रेशर उनको हम पास करते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर से। तो वहाँ पे क्या होता है, उन पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम फॉल कराई जाती है। जैसे हमने नियॉन का सैंपल इंसर्ट किया था, इसीलिए हम डैम्पस्टर्स की डिटेल पढ़ रहे हैं। डैम्पस्टर्स का जो हमने इंस्ट्रूमेंट देखा उसके अंदर हम नियॉन का सैंपल इंजेक्ट कर रहे थे। जब नियॉन का सैंपल नियॉन गैस एंटर की गई तो अब नियॉन गैस के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम फॉल कराई जाएगी और उसके नतीजे में क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, नियॉन के वैलेंस शेल में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, बाहर निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो नियॉन पहले न्यूट्रल है लेकिन अब नियॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सैंपल बन गया क्योंकि ये नियॉन गैस है, गैशियस फेज में है, तो हमारे पास गैशियस सैंपल तो पहले ही था। अब उसके बाद वो सैंपल आयोनाइज्ड फॉर्म में पॉजिटिव स्टेट में मौजूद है। उसके बाद इन पॉजिटिव आयंस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इन पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट कराती है बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव आयंस को डिफ्लेक्ट कराती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस बेस पे उन्हें डिफ्लेक्ट कराती है, कितना डिफ्लेक्ट कराती है, हमने पीछे पिक्चर के अंदर देखा था कि 20 वाला की डिफ्लेक्शन डिफरेंट थी, 21 वाले की डिफ्लेक्शन डिफरेंट थी, 22 वाले की डिफ्लेक्शन डिफरेंट थी। वाई द डिफ्लेक्शन वाज डिफरेंट, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों डिफरेंट था, क्योंकि उनकी मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट थी। उसके बाद हमारे पास है आयन कलेक्टर। तो वो आयंस, ये आयंस जो यहाँ पे बने थे आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर, ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरे, इन पे चार्ज मौजूद था इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन्हें एक्सेलरेट कराया। उसके बाद इन पे चार्ज मौजूद था इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ने इन्हें डिफ्लेक्ट कराया। अदरवाइज न्यूट्रल पार्टिकल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट ही नहीं करते। तो इसलिए हमें चाहिए था कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस मौजूद होते। अब इन आयंस को आयन कलेक्टर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये आयंस यहाँ पे फॉल हुए, यहाँ पे फॉल हुए, यहाँ पे फॉल हुए, कैसे पता चलेगा? एक्चुअली जहाँ पे ग्रुप ऑफ आयंस फॉल होंगे, क्योंकि 20 वाले हमारे पास कितने ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे, हम काउंट तो नहीं ना कर रहे, ग्रुप ऑफ आइसोटोप्स होगा। 20 वाले जितने भी आइसोटोप्स थे वो एक जगह पे एक ग्रुप की फॉर्म में गिर गए, 21 वाले दूसरी जगह पे गिर गए, 22 वाले तीसरी जगह पे गिर गए और वो आयंस वहाँ पे कलेक्ट होते हैं और वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। अब हम उस करंट की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, क्योंकि जिस आइसोटोप की अमाउंट ज़्यादा होगी सैंपल के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का करंट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हमने करंट स्ट्रेंथ मेजर करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इक्वेशन। एक्चुअली ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन क्या है हम देखते हैं। ये इक्वेशन हमें बताती है, क्या चीज़ बताती है, रिलेशन। ये इक्वेशन है m/e=h²r²/2e। ये इक्वेशन हमें बताती है कि इस रेडियस का, ये जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसके साथ आयंस फॉल कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद, पास होने के बाद आइसोटोप्स जो है वो डिफरेंट जगहों पे गिर रहे थे और उनका कुछ रेडियस था, क्योंकि वो कर्व की फॉर्म में मूव कर रहे थे, उनका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले रिलेशन देखते हैं मैस का, कि हमारे पास 20 वाला डिफरेंट जगह पे गिरा, 21 वाला डिफरेंट और 22 वाला डिफरेंट। तो रीज़न क्या थी, क्योंकि मैस का डायरेक्ट रिलेशन होता है रेडियस के साथ। तो जितना मैस ज़्यादा था उतना गिरने वाले आइसोटोप्स के ग्रुप का रेडियस ज़्यादा था। ठीक,
मैथ ज़्यादा होने की वजह से रेडियस ज़्यादा था। मीन्स आप पेपर में ये गलती नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये समझें कि आपने तीनों को अलग अलग ड्रॉ करना है, तो आप ये करें कि 22 वाले का रेडियस कम रख दें, फिर 21 वाला ड्रॉ कर दें, फिर 20 वाला, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है रेडियस के साथ। तो जितना मैथ्स होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर पिक्चर के अंदर शो होना चाहिए कि वो ज़्यादा है। उसके बाद अगली चीज़, ये तो है मैथ्स, और मैथ्स हर आइसोटोप का फिक्स है, नेचुरल है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप अपनी मर्ज़ी से रेडियस चेंज करा सकते हैं? तो आप कैसे चेंज करा सकते हैं? आप ये तो देख रहे हैं कि एम ओवर ई कांस्टेंट है, जैसे हमने नियॉन के केस में देखी इक्वेशन कि नियॉन आयोनाइज हुआ। आपने पीछे आयन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेक्चर 1 के अंदर। उसके अंदर हम बताते हैं कि कुछ आयन्स जो हैं उन पे +1 चार्ज होता है, कुछ पे +2 होता है, कुछ पे +3 होता है। ये आयन की नेचर पे डिपेंड करता है। अब चार्ज तो होता है आयन के अकॉर्डिंग, एटम के अकॉर्डिंग, मैस भी होता है एटम के अकॉर्डिंग। तो मैस और चार्ज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, मैस टू चार्ज रेशो होती है कांस्टेंट। लेकिन अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, h² r² भी तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो h² r² न्यूमरेटर में मौजूद है और इधर m/e न्यूमरेटर में मौजूद है, तो इनका कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम दो चीज़ों का रिलेशन देखते हैं तो हम एक चीज़ को कांस्टेंट भी करते हैं। अगर हम ये देखें कि रेडियस का मैस टू चार्ज रेशो के साथ क्या रिलेशन था, तो हमने ये देखा कि मैस का डायरेक्ट रिलेशन है रेडियस के साथ, मैस जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह चार्ज के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है, जो कि हमें इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम एच के साथ, एच क्या है एक्चुअली, एच है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, मींस क्या आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज कर सकते हैं? तो यस, इसका आंसर है यस। कैसे? अगर हम मैस टू चार्ज कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, एक रूल मौजूद होता है। इसका मतलब है कि मैस टू चार्ज कांस्टेंट है तो h² r² किसी कांस्टेंट के इक्वल है। जब भी दो पैरामीटर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो उन दोनों के दरमियान हमेशा रिलेशन इनवर्स होता है। आपने ये बात याद रखनी है, ये आपको 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर, आप जहाँ पे भी फिज़िक्स में केमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास दो पैरामीटर्स का, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है तो उनके दरमियान रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है। इसकी एक एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली आप ये देखें, अगर आप h की वैल्यू 10 ले रहे हैं और r की वैल्यू 5 ले रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 आ जाता है। लेकिन आपने आंसर तो 50 ही रखना है, लेकिन यहाँ पे h हमारे पास ज़्यादा है और r कम है। लेकिन हम क्या करें, अगर हम h को कम कर दें, हाफ कर दें, h को हमने पहले वैल्यू h की 10 थी, अब हमें h की वैल्यू 5 कर दी, लेकिन आंसर हमने 50 रखना है। तो r की वैल्यू पहले 5 थी तो उसे हमें उतना ही बढ़ाना पड़ेगा जितनी हमने h की वैल्यू कम की है। तो r की वैल्यू हम 5 से बढ़ा के 10 करते हैं तो हमारे पास आंसर अगेन 50 आ जाता है। उसका मतलब है अगर हम ऊपर और नीचे वाली दोनों फॉर्म्स को देखें तो यहाँ पे h हमारे पास ज़्यादा है तो r कम है, लेकिन यहाँ पे जितना हमने h डिक्रीज़ किया है r हमें उतना ही इंक्रीज़ करना पड़ा है ताकि आंसर कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि वो दो पैरामीटर्स जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है उनका रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है, कि एक को आपने डिक्रीज़ किया तो दूसरे को उतना ही इंक्रीज़ करना पड़ा। या फिर इस इक्वेशन को ऊपर वाली के अकॉर्डिंग देखें तो आपने 5, यहाँ पे h की वैल्यू 5 है, ऊपर 10 है, आपने 5 से 10 किया, इसे जितना इंक्रीज़ किया आपको r की वैल्यू 10 से 5 करनी पड़ी, उतनी ही डिक्रीज़ करनी पड़ी। तो इसका मतलब है कि r और h का इन्वर्स रिलेशन है, मीन्स आप जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे उतना आपका रेडियस कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे तो हमारे पास E भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ना कुछ रिलेशन है R के साथ। तो अब हम वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे वेरी करके R को चेंज करा सकते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 500 to 2000 वोल्ट्स थी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन के अंदर देखें तो R और E का रिलेशन क्या है, ये दोनों रेशो में मौजूद है। व्हेन द रेशो ऑफ टू पैरामीटर्स इज़ कांस्टेंट देन द रिलेशन विल ऑलवेज बी डायरेक्ट, क्योंकि R और E दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेशो में मौजूद हैं, डिवीजन में मौजूद हैं। तो R डिवाइडेड बाई E हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो हम इसे देखते हैं कि इनका रिलेशन कैसे डायरेक्ट है। आप देखें, अगर आप 50/10 करते हैं तो आपका आंसर आता है 5, लेकिन अगर आप 150 की बजाय 100 का अब आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा पैरामीटर है जिसे आप वेरी कर सकते हैं, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं, आप कितना बढ़ा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, 10 से 20 कर रहे हैं।
जब आप इसे 20 कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपके पास तो आंसर 2.5 आ जाना था अगर आप ऊपर की वैल्यू चेंज ना करते। तो क्या होता है, जैसे ही आप डिनोमिनेटर में ई की वैल्यू को बढ़ा के डबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि रेडियस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो कांस्टेंट ही रखना है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ाते हैं रेडियस उतना ही बढ़ता है। आर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ई, वो हम पढ़ चुके, डिस्कस कर चुके कि जब किसी भी दो पैरामीटर्स का रिलेशन जो है उनकी रेशो कांस्टेंट होती है तो उनका रिलेशन हमेशा डायरेक्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत से क्वेश्चंस में, बहुत से एमसीक्यूज़ में, एमडी कैट के क्वेश्चंस में काम आएगा। और वहाँ पे सीधी सीधी स्टेटमेंट दी होती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं तो रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर समझ लिया कि आर का डायरेक्ट रिलेशन है ई के साथ, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना बढ़ाएंगे रेडियस उतना बढ़ेगा। जैसे अपने पीछे पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ आर का इन्वर्स रिलेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप जितना बढ़ाएंगे रेडियस उतना कम हो जाएगा। इसी तरह आप रेडियस को वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, आप ये सारा काम करने के बाद, इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये देखते हैं कि आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया नियॉन के साथ। उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 के साथ परफॉर्म किया जाता है, उसकी करंट स्ट्रेंथ मेजर की जाती है और इसका कंपैरिजन किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। एक्चुअली हमें एग्जैक्ट मास फाइंड आउट करना होता है आइसोटोप का, और उसे फाइंड आउट करने में कार्बन 12 के साथ जो कंपैरिजन है वो हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है अदर टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। मीन्स हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक पढ़ी जिसके अंदर हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़े, डिफरेंट रिलेशंस पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि हम इस तरह से आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं और किस बेस पे, उनके मास टू चार्ज रेशो की बेस पे। तो कोई और भी तो टेक्निक होनी चाहिए, कोई और भी तो तरीका होना चाहिए, कोई और भी तो स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके बेस पे हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकें। तो हमारे पास और भी टेक्निक्स मौजूद हैं, उनके सिर्फ नाम यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक था मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो पहली टेक्निक है लेज़र सेपरेशन, उसके बाद है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर है डिस्टिलेशन, नेक्स्ट है थर्मल डिफ्यूजन, नेक्स्ट है गैसियस डिफ्यूजन और लास्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद हमने इस लेक्चर को इतना ज़्यादा डिस्कस किया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तो क्यों किया? एक्चुअली अगर आपसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाए और आप आंसर कर सकें, आई थिंक सो, अगर आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनते हैं तो आपको समझ आ गई होगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। पीछे मैंने आपको बताया था मास स्पेक्ट्रोग्राफ कौन सा है। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ वो कहता है आपकी कैसे हेल्प करता है, आपको कैसे बताता है कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या है। तो उसके लिए पहली चीज़ हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी किसी आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस होगी वो आयन कलेक्टर पे जाके उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। जिस मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा आइसोटोप्स की मैग्नीट्यूड होगा, जितना उनका नंबर ज़्यादा होगा, अगर 20 वाले आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी एग्जांपल हम पीछे ग्राफ में देख के आए हैं, अभी दोबारा देखते हैं। ये देखें, इस ग्राफ के अंदर हमें बताया हुआ है 20 वाले आइसोटोप की परसेंटेज 90.92% है, 21 वाले की परसेंटेज 0.257% है, 22 वाले की परसेंटेज 8.82% है। तो किसी भी आइसोटोप के ग्रुप ऑफ आइसोटोप्स की जितनी ज़्यादा परसेंटेज, किसी भी आइसोटोप की जितनी परसेंटेज होती है, जितनी रिलेटिव अबंडेंस होती है, वो उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करता है। और उस करंट के मैग्नीट्यूड से हम बता सकते हैं कि इस आयन की इतनी परसेंटेज मौजूद है। तो इस तरह से हम आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मैस नंबर में रिलेटिव अबंडेंस में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे ये प्लॉट किया हुआ है, और इससे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें करंट तो है हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसे देखेंगे किस फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। तो वो ग्राफ हमारे पास मौजूद है कि करंट स्ट्रेंथ कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस है, तो वो हम यहाँ से बता सकते हैं। What is the next question? What is the justification of two strong peaks in the mass spectrum for bromine, while for iodine only one peak at the 127 AMU is indicated? पीछे अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा नियॉन के केस, नियॉन की एग्जांपल थी। नियॉन के केस में हमें 3 लाइंस, 3 पीक्स नज़र आ रही थी। तो वो कहता है कि आपको अगर सवाल दिया जाता है कि ब्रोमीन का स्पेक्ट्रम, आपको मास स्पेक्ट्रम दिया जाता है और उसके अंदर 2 पीक्स हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग पीक्स हैं,
पिछले केस में सारी पीक स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन इस केस में दोनों पीक स्ट्रॉन्ग हैं और आयोडीन की सिर्फ एक पीक है, तो आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो एक्चुअली ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स नेचुरली पाए जाते हैं, उनके एटॉमिक मैसेज और उनकी रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं। फर्स्ट आइसोटोप जो हम ब्रोमीन का स्टडी करते हैं उसका एटॉमिक मास 79 EMU है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस 50.54% है। नेक्स्ट जो आइसोटोप है उसका आइसोटोपिक मास है 81 AMU और उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 49.49। तो अब देखिए इनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी क्लोज है। इसका मतलब है कि जो पीक्स बनेंगी वो भी तो ऑब्वियसली तकरीबन 50-50 का शेयर है तकरीबन। तो हम कहते हैं कि तकरीबन हमारे पास शेयर इक्वल है, इस वजह से हमारे पास पीक्स भी तकरीबन इक्वल स्ट्रेंथ की बनेंगी, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल पैरेलल होंगी। तो दोनों स्ट्रॉन्ग पीक्स होती हैं क्योंकि दोनों आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस तकरीबन बराबर है, इसकी वजह से दोनों स्ट्रॉन्ग पीक्स बनती हैं। तो इसका यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ब्रोमीन के क्योंकि नेचुरली 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं और दोनों की रिलेटिव अबंडेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही हैं। जबकि आयोडीन के अंदर सिर्फ एक पीक क्यों बनती है? तो इसकी जस्टिफिकेशन यह है कि आयोडीन का आइसोटोप ही एक होता है और उसकी 100% रिलेटिव अबंडेंस है। उसका एटॉमिक मास 127 EMU है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस 100% है। मींस आयोडीन मोनो आइसोटोपिक है, इसका कोई और आइसोटोप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे पास ऑब्वियसली सिंगल पीक आएगी। तो नंबर ऑफ पीक्स जो मास स्पेक्ट्रम के अंदर बनती हैं, जैसे हम पिछली एग्जाम्पल को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 3 पीक्स बन रही हैं, इसका मतलब है ये 3 पीक्स इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं और जो वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस है वो फिर उनकी परसेंटेज बताती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिसे डिस्कस करेंगे वो क्या है? सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज़ 16 नॉन आइसोटोप्स बट 2 अकर्स नेचुरली। कहता है कि सिल्वर के 47 एटॉमिक नंबर है, 16 आइसोटोप्स नाउन है, लेकिन नेचुरली सिर्फ 2 पाए जाते हैं। एक का एटॉमिक मास सिल्वर 107 है और दूसरे का सिल्वर 109। सॉरी, आइसोटोपिक मास सिल्वर का आइसोटोपिक मास 107 है, दूसरे का 109 है। तो आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा आपको दे दिया गया है और आपने एवरेज एटॉमिक मास सिल्वर का कैलकुलेट करना है। मीन्स अगर आप मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आपको आती है, आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास आइसोटोप्स डिटेक्ट हुए, उसके बाद उन आइसोटोप्स का मास दिया गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको मास दिया जा रहा था, उसके साथ वाई एक्सिस पे आपको परसेंटेज अबंडेंस भी दी जा रही थी। तो इस सारे डाटा से आप क्या चीज़ फाइंड करना है? आपने एवरेज एटॉमिक मास सिल्वर का फाइंड आउट करना है। मीन्स आप किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास उसका आइसोटोपिक मास मौजूद हो, उनकी परसेंटेज अबंडेंस मौजूद हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्टली एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप। मींस आपका जो लाइट वाला, जो कम वेट वाला आइसोटोप है वो है सिल्वर 107। आप उसकी रिलेटिव अबंडेंस लिखेंगे, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास। मींस उसी आइसोटोप जिसकी रिलेटिव अबंडेंस की बात कर रहे हैं उसी के आइसोटोपिक मास को, जैसे लाइटर वाले का आइसोटोपिक मास 106.905 है, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप प्लस करेंगे इसमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप के रिलेटिव अबंडेंस 48.16 है और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव आइसोटोपिक मास को। मींस वो आइसोटोपिक मास जो हैवियर आइसोटोप का 108.90476 और आप पूरे के पूरे इस इक्वेशन को, इस फॉर्म को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो आप ये देखें कि पहले हमने लिखा 51.84 जो कि परसेंटेज अबंडेंस थी लाइटर आइसोटोप की, उसके साथ मल्टीप्लाई किया लाइटर आइसोटोप का मास, उसके साथ प्लस की रिलेटिव अबंडेंस हैवियर आइसोटोप की 48.16, उसके साथ मल्टीप्लाई किया हैवियर आइसोटोप के आइसोटोपिक मास को जो कि है 108.90476 और आपने डिवाइड किया 100 से। उसके बाद आप इसे सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि आप इन्हें पैरामीटर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप इन सब को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर आएगा 107.86 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है कि सिल्वर का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ना तो 107 है ना 109 है, बल्कि आंसर है 107.86 ग्राम पर मोल।
अब यहाँ पे देखें, आप अगर सिंपली एवरेज लेते 107 और 109 की, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते तो आंसर तो 108 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इस तरह से कैलकुलेशंस नहीं करते, आप इस परसेंटेज अबंडेंस को यूटिलाइज करते हैं, इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा की मौजूदगी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और उसके 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस दफ़ा उसने क्या किया, एटॉमिक मास मींस एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया है और आपको कह रहा है कि 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक B10 है और एक B11 है, तो इनकी परसेंटेज अबंडेंस आप खुद कैलकुलेट करें। तो अब आपको एटॉमिक नंबर 5 है, एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है क्योंकि उसने क्या फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एवरेज एटॉमिक मास है 10.81 AMU। उसके बाद आइसोटोपिक मास B10 का है 10.0129 AMU। आइसोटोपिक मास B11 का है 11.0093 AMU। सोल्यूशन क्या है? अब आपको एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है और आपको आइसोटोपिक मास दोनों दिए हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा आपको रिलेटिव अबंडेंस नहीं दी गई, आपको परसेंटेज अबंडेंस नहीं दी गई कि B10 कितने परसेंट है और B11 कितने परसेंट है, तो वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप इसके लिए ज़ाहिर है आपको कुछ ना कुछ सपोज़ करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करते हैं, आप सपोज़ करते हैं कि B10 की रिलेटिव अबंडेंस x है, कुछ भी x है। उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस B11 की कितनी होगी, क्योंकि आपके पास रिलेटिव अबंडेंस को हम परसेंटेज अबंडेंस भी कहते हैं, तो टोटल तो 100% होता है। तो आप 100 में से अगर B10 की रिलेटिव अबंडेंस निकाल देंगे तो आपके पास पीछे B11 की रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी, 100 माइनस x। उसके बाद आप फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला आपके पास एवरेज एटॉमिक मास का क्या था, मास ऑफ लाइटर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास ऑफ हैवियर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ये आपके पास एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला है। तो एवरेज एटॉमिक मास को हम लिखते हैं यहाँ पे लाइटर आइसोटोप का मास पुट करते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज अबंडेंस x ही पुट करेंगे। उसके बाद आप हैवियर आइसोटोप का मास पुट करते हैं, उसकी परसेंटेज अबंडेंस 100 माइनस x पुट करते हैं और डिवाइड करते हैं 100 से। तो जब आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो एवरेज एटॉमिक मास क्योंकि आपको गिवन है, आपके पास 10.81 AMU ये वाली जो वैल्यू है, आप उसे यहाँ पे पुट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। उसके बाद आप 10.0129 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, सिर्फ x साथ आ जाएगा। उसके बाद आप प्लस करते हैं 11.0093 को पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1100.93। अब माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 11.0093 को आप दोबारा से x से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 11.0093x। अब आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू भी मैंने रेड फॉर्म में शो की हुई है, ये वैल्यू भी रेड फॉर्म में शो की हुई है। एक्चुअली क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ हैं, तो x की वैल्यूज़ को हम आपस में कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से डिवाइड कर देंगे आप 100 पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.81 के साथ जो कि एवरेज एटॉमिक मास है, और आप इक्वल करते हैं x की वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करते हैं। 10.0129 x में से माइनस करेंगे जब 11.0093 x तो आपके पास आंसर आता है -0.9964 x। अब आप प्लस कर देते हैं, ब्लैक वाली जो वैल्यू हमने लिखी हुई है 1100.93 से एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन आपने की 10.81 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जिस कलर में लिखा उसी कलर में इसका आंसर आ गया 1081। अब आप क्या करेंगे, और इधर आपके पास एक x की वैल्यू मौजूद है और एक प्लस फॉर्म में एक और नंबर भी मौजूद है। तो आप क्या करते हैं, इस सिंपल वैल्यू को जो कि विदाउट x है इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आते हैं जहाँ पे 1081 मौजूद है, वो भी विदाउट x है। 1081 में से 1100 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा क्योंकि वो उधर प्लस हो रहा था, इक्वल कर देते हैं -0.9964 x के इक्वल आ जाता है ये। उसके बाद जब आप इससे माइनस इन वैल्यूज़ को
जो हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है उन दोनों को आपस में से माइनस करते हैं। 1081 माइनस 11 100.93, तो आपके पास आंसर आता है माइनस 19.93। तो ये इक्वल है माइनस 0.9964 एक्स के। नेक्स्ट स्टेप में आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्स को उधर ही रखते हैं, बाकी इस पूरे फैक्टर को माइनस 0.9964 को दूसरी साइड पे लेके आते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे माइनस 19.93 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 20%। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 19 वाला फिगर जब 0.99 वाले फिगर से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 20। इसका मतलब है कि आपके पास x कितने परसेंट है, रिलेटिव अबंडेंस। हम क्या है, x क्या था हमारे पास, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप। तो लाइटर आइसोटोप की रिलेटिव या परसेंटेज अबंडेंस वो हमारे पास 820 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिव अबंडेंस मतलब B10 की लाइटर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस 20% है। अब आप हैवियर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस B11 की फाइंड आउट करने जाते हैं, तो आप 100 में से x माइनस कर देते हैं और x 20 था, क्योंकि आप 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास 80% आ जाएगा। इसका मतलब है कि B11 मीन्स हैवियर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस भी से कहते हैं 80% है। इस तरह से आप देखें आपके पास आइसोटोपिक डाटा, आइसोटोपिक मैथ्स भी दिए गए थे और एवरेज मैथ्स भी दिया गया था, और वहाँ से आप रिलेटिव अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को पढ़ने के बाद। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन और हमें दे दिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑफ डेफिनेट m ओवर e वैल्यू कैन बी वेरीड ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। वो कहते हैं कि आपके पास पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं जैसे 20, 21, 22, उनकी एक डेफिनेट m ओवर e वैल्यू थी, वो अपनी m ओवर e वैल्यू के अकॉर्डिंग 20 वाला डिफरेंट जगह पे फॉल कर रहा था, 22 वाला डिफरेंट जगह पे, 21 वाला डिफरेंट जगह पे। लेकिन क्या आप उनकी पोजीशन वेरी कर सकते हैं? तो जब हमारे पास डेफिनेट m ओवर e वैल्यू मौजूद है, मतलब m ओवर v कांस्टेंट है, तो पोजीशन को आप वेरी कर सकते हैं जनाब। क्योंकि फर्स्टली बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम पीछे बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ रिलेशन होता है और वो इन्वर्स रिलेशन होता है। आप जितना मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे रेडियस उतना कम हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो ऑब्वियसली आयंस डिफरेंट जगह पे गिरेंगे। उसके बाद बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे रेडियस उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आयंस पहले की निस्बत किसी और जगह पे जाके गिरेंगे, क्योंकि अब उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है ड्यू टू इन्हांस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इक्वेशन से शो होता है और वो सारा कॉन्सेप्ट आप वीडियो को पीछे से देख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रेडियस को अफेक्ट करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चला आर का डायरेक्ट रिलेशन है ई के साथ, और उसके बाद ये आर छोटा होना चाहिए था, आर का इन्वर्स रिलेशन है एच के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द पॉजिटिव आयंस प्ले द रोल ऑफ एन एनालाइजर इन द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। मैंने आपको मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की पिक्चर के अंदर बताया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइजर भी कहा गया है, और पीछे से आने वाले आयंस तो पॉजिटिव आयंस थे, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके एनालाइजर का रोल प्ले करवाते हैं उससे, उस मैग्नेटिक फील्ड से। सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, एक्चुअली हमें पता है कि पॉजिटिव आयंस सेपरेट होते हैं किस बेस पे, मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आयंस को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है। अब हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अफेक्ट कर रहा था, इसने उन आयंस का रास्ता तो चेंज किया, उन्हें डिफ्लेक्ट तो कराया, लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट मैस के पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं जैसे 20, 21, 22, तो वो गिरेंगे डिफरेंट जगह पे, उनकी डिफ्लेक्शन का एंगल डिफरेंट होगा। जितने फास्ट आयंस होते हैं, फास्ट आयंस हम कितने कहते हैं, जितने लाइटर वेट में लाइटर होंगे ना, जिन्हें हमने लाइटर आइसोटोप कहा है पीछे, जितने आइसोटोप्स लाइटर होंगे उतनी उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो फास्टली मूव करेंगे। जब उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जब वो बेंड करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एंगल छोटा बनाएंगे। जबकि स्लो आयंस कौन से होंगे, जो हैवी आयंस होंगे, जिनका आइसोटोपिक मास ज़्यादा होगा, वो मूवमेंट के अंदर स्लो होंगे, वो स्लो आयंस ग्रेटर एंगल पे बेंड होते हैं। इसीलिए हमने देखा था कि आर की वैल्यू
क्योंकि आर का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो जितनी आर मैस जितना मैस कम होगा आर की वैल्यू कम होगी, एंगल स्मॉल होगा, जितना मैस ज़्यादा होगा हैवियर होंगे आयंस, उतने वो स्लो भी होंगे। अगर हम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो उतना उनका एंगल भी ज़्यादा होगा। इस तरह जिन आयंस की मैस टू चार्ज वैल्यू कम है उनका स्मॉलर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जिन आयंस की मैस टू चार्ज रेशो ज़्यादा होती है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। उसके बाद हमने डिफरेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आई थिंक सो पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर से, जितने बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ कि यहाँ से किस किस्म के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इन अ मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स इन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसी के अंदर आपको आंसर, अगर आपको टॉपिक आता है तो आपको आंसर आ जाना चाहिए फ़ौरन से। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन ये है मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं तो रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि हमने ऑब्वियसली एक फील्ड का फैक्ट देखना हो तो दूसरे फील्ड को कांस्टेंट करना होता है, तो रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज्ड रेडियस, डिक्रीज्ड रेडियस, इंक्रीज्ड आयोनाइजेशन, नन ऑफ अबव। तो जिस आंसर को हाईलाइट किया हुआ है इंक्रीज्ड रेडियस वो आंसर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे उतना रेडियस बढ़ेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन एम बाई इज इक्वल टू एच स्केयर आर स्केयर ओवर 2e मीन्स आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आपको ये एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखें कि आर का डायरेक्ट रिलेशन है मैथ्स के साथ, वो मैथ्स के साथ उसका रिलेशन है ही। उसके बाद आर का डायरेक्ट रिलेशन है ई के साथ, क्योंकि हम बड़ी डिटेल में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, क्योंकि आर और ई रेशो में मौजूद है तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप वीडियो पीछे से देख सकते हैं। आर का इन्वर्स रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि आर और एच आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड, तो इनका रिलेशन इन्वर्स होगा। उसके बाद आर का डायरेक्ट रिलेशन इन्वर्स रिलेशन, आर का इन्वर्स रिलेशन होता है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस के साथ। जितना आर रेडियस ज़्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आयंस की कम होगी, या फिर हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस जितना कम डिफ्लेक्ट करेंगे उतना रेडियस तो बड़ा होगा, उतना वो आगे की तरफ कर जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेट सा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा लेकिन डिफ्लेक्शन कम होगी। तो जितनी पॉजिटिव आयंस की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है उनका रेडियस उतना कम होता है। वो आप पीछे वाली पिक्चर अगर देखें, मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की पिक्चर अपने माइंड में रखें तो आपकी सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, आप कंक्लूड ये करते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं एच को कांस्टेंट रख के तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज़ होगा। ये कौन सा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसके साथ आइसोटोप्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्म मोर अबंडेंटली। आपके पास जो मॉलिक्यूलर आयंस बन रहे थे, क्योंकि मॉलिक्यूल हम किस चीज़ को कहते हैं, आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं इसी चैप्टर का, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फर्स्ट लेक्चर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कि आयंस कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, एक्सेट्रा जो भी है। यहाँ पे हम नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, हाइड्रोजन आयंस होंगे, या फिर इक्वल होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर है पॉजिटिवली चार्ज। रीज़न क्या है, क्योंकि मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर वेपर्स के ऊपर बम्बार्ड कराई जाती है इलेक्ट्रॉन बीम, एज अ रिजल्ट सब्सटेंस, आपने जिस सब्सटेंस को एनालाइज करना होता है वो आयनाइज हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ डिटेक्ट होती हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। जैसे आपने ये क्वेश्चन भी आपने क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, जो ये MCQs दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में आप इसका आंसर ये कर सकते हैं, लेकिन MCQs में भी आपको अपने क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन पता होनी चाहिए अपने आंसर की। उसके बाद नियॉन गैस, इस पर इलेक्ट्रॉन भी बम्बार्ड कराते हैं, नियॉन आयोनाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और इसके जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं। और नियॉन एक मॉलिक्यूल कैसे है ये आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज आयंस को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, कि आप डिफरेंट आइसोटोप्स को मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर किस बेस पे अलग अलग करते हैं। डिफरेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच आयन, सेकेंड ऑप्शन है डिफरेंट एम ओवर ई वैल्यू, सी है डिफरेंट ई बाई एम वैल्यू, फोर्थ वन है वेलोसिटीज़ ऑफ द आयंस। तो इसका आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को सेपरेट करता है उनके मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे, क्योंकि हर आयन की स्पेसिफिक मैस टू चार्ज वैल्यू होती है। उसके बाद
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस। अभी तक हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की कि ये आइसोटोप्स का क्योंकि मास डिफरेंट है तो इनका रेडियस डिफरेंट होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो रेडियस डिफरेंट होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो रेडियस डिफरेंट होगा। लेकिन डिफ्लेक्शन का क्या ताल्लुक है, डिफ्लेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा मास चेंज होने के साथ? डिफ्लेक्शन का ज़िक्र उसकी डिस्क्रिप्शन इक्वेशन में नहीं है, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट हमें देता है, वो पिक्चर हमें एक कॉन्सेप्ट देती है। कार्बन 12 हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है, कार्बन 12, बीटा है कार्बन 14, चार्ली है कार्बन 13 और डेल्टा है, सेम डिफ्लेक्शन होगी तीनों की। तो आंसर C12 कैसे है? आप सोच रहे होंगे कि C12 आंसर कैसे है, तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास टू चार्ज रेशो इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2E। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि आर का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो मीन्स डिफ्लेक्शन कम होगी। लेकिन अब आर का इन्वर्स रिलेशन है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव आइंस के साथ, क्योंकि हमने कहा कि इक्वेशन हमें डायरेक्ट रेडियस के बारे में तो बताती है, लेकिन डिफ्लेक्शन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? रेडियस से ही पता चलेगा। मास जितना ज़्यादा होगा उतना रेडियस ज़्यादा होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी। तो इसका मतलब है कि आर का इन्वर्स रिलेशन है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव आइंस के साथ। एक्चुअली मास का भी इन्वर्स ही रिलेशन है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव आइंस के साथ। तो वो आइंस जिनका लीस्ट मास होता है उनका स्मॉल रेडियस होता है, क्योंकि उनकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, जबकि वो आइंस जिनका स्मॉल रेडियस होता है उनकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वही बात कान इधर से पकड़े या उधर से, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटोप्स। एलिमेंट का नाम नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये बताया हुआ, उसे ए से डिनोट किया हुआ है, उसका एक आइसोटोप और है और उसका आइसोटोप का मास है 63, दूसरा आइसोटोपिक मास है A64, उसका एवरेज एटॉमिक मास है 63.5 AMU। तो अब आप रिलेटिव अबंडेंस लाइटर आइसोटोप की फाइंड आउट करें। आपको लाइटर आइसोटोप का मास भी दे दिया गया, उसके बाद हैवियर आइसोटोपिक मास भी दे दिया गया, आपको एवरेज एटॉमिक मास भी दे दिया गया, और क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पीछे का भी पूछा गया कि रिलेटिव अबंडेंस लाइटर आइसोटोप की फाइंड आउट करें। तो आंसर है अल्फ़ा है 50%, बीटा है 25%, चार्ली है 40%, डेल्टा है 75%। आप देखे बगैर ऑप्शन नहीं लगा सकते, कभी भी आंसर नहीं कर सकते। आप अपने मार्क्स को दाव पे लगा रहे हैं। आपने पहले कैलकुलेशंस करनी होंगी। कैसे? सपोज करते हैं आपके पास जो लाइटर आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस x है, उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस हैवियर आइसोटोप्स की 100 - x है। फिर आप एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखते हैं, मास ऑफ लाइटर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास ऑफ हैवियर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज़ पुट करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास है 63.5, उसके बाद लाइटर आइसोटोप का मास है 63, उसे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, प्लस हैवियर आइसोटोप का मास है 64, उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के रिलेटिव अबंडेंस 100 - x के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 से। जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो 63x के साथ मल्टीप्लाई होकर 63x आ जाता है, 6400 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 6400 आ जाता है, -64 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो -64x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। अब उसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 63x - 64x, x की वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर सिर्फ आ जाएगा -x, और उसके साथ ही 6400 एज इट इज़ मौजूद है। 100 को हम जो डिनोमिनेटर में 100 मौजूद है इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये 63.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है 6350 इक्वल है 6400 - x के। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू क्योंकि हमने x अगर उसी साइड पे मौजूद होता है, हमें चाहिए था हम 6400 को दूसरी साइड पे लेके जाते, लेकिन हमें क्योंकि x माइनस में मौजूद है इसलिए हमें x को इधर ही रखना है। सॉरी, हम x की वैल्यू क्योंकि माइनस में मौजूद है, हम x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x पॉजिटिव में हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी 6400 - 6350, तो x आ जाता है 50%। इसका मतलब है कि आपके पास लाइटर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस 50% थी, तो ऑब्वियसली हैवियर आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस भी 50% होगी। इसी वजह से आंसर हमारे पास
63.5 आ रहा है, वो कॉमन सेंस एक चीज़ बता देती है कि 50% परसेंटेज है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है और आपको पूछा जाता है कि कैलकुलेट करें रिलेटिव अबंडेंस, तो आपने इस पूरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस लेने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक कोटेशन के साथ एंड करूँगी इस लेक्चर को। थोड़ा बोरिंग लेक्चर शायद होता तो नहीं है, केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन शायद लेक्चर थोड़ा लेंथी था, तो कुछ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे दूँ, एक मोटिवेशनल कोटेशन बताती हूँ। डोंट रुइन अ गुड टुडे बाय थिंकिंग अबाउट अ बैड यस्टरडे, लेट इट गो। कभी भी अपने अच्छे आज को गुज़रे हुए बुरे कल को याद करके ख़राब ना करें। गुड बाय स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।